मैं डील करूंगा आप लोगों को फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इस एरोमेटिक कंपाउंड है, पहला जो यूनिट है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, बहुत सारे कुछ मैंने जो जूम पर लेक्चर लिया था उसमें बच्चों को इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने कि इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को, बल्कि इस यूनिट में नहीं बल्कि पूरे सिलेबस में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो बच्चे उस लेक्चर में शामिल नहीं हुए थे उनके लिए, बाकी और बच्चों के लिए। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ना है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। मीन्स क्या पढ़ना है हम लोगों को, एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। इस एरोमेटिक बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और सही पूछे तो बेंजीन जिनमें होती है उन्हीं को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। लेकिन बाद में और जब डिटेल डेफिनेशन आई तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन फिर वो नहीं रह गई कि जिसमें बेंजीन रिंग हो, बिना बेंजीन रिंग के भी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाए। और वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे उनका डिसाइडेशन हकल रूल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनके कैरेक्टर क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। हकल रूल क्या है जो डिसाइड करता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। वो कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक कहलाएंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। तो एरोमेटिक वो जो हकल रूल को फॉलो करें, और जो हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं और साइक्लिक हैं वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। असल में इन कंपाउंडों को मेजर आधार पर दो पार्ट में बांट दिया गया था, एक तो एलिफेटिक कंपाउंड और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड। तमाम क्लासिफिकेशन है, उसमें मोटा जो क्लासिफिकेशन है उसमें एलिफेटिक कंपाउंड जो साइक्लिक नहीं होते हैं, मींस नॉन साइक्लिक। दूसरे एरोमेटिक जो साइक्लिक भी होते हैं और उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जो हकल रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाए। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या डील करना है, इस चैप्टर में हम लोगों को इस यूनिट में कहें तो ये डील करना है कि बेंजीन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसका एविडेंस कौन कौन से, चाहे वो एनालिटिकल एविडेंस हो, चाहे वो सिंथेटिक एविडेंस हो, या फिर दूसरे जो एविडेंस हैं, उन सारे एविडेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सपोर्ट करते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को, कि बेंजीन में क्या होना चाहिए, C6 होने चाहिए, HB6 होने चाहिए, और उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, ये सारी चीज़ें उसको प्रूव करती हैं। जो चीज़ें वो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे कि उसका किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑर्बिटल्स का क्या सजेस्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरी रेजोनेंस देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, रेजोनेंस। रेजोनेंस बेंजीन का एक बहुत बड़ा करैक्टर है जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं उनमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा हाई मतलब हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये जो स्टेबिलिटी है, जो हाई स्टेबिलिटी है, वो किसके द्वारा है, रेजोनेंस। तो कह सकते हैं कि हाई स्टेबिलिटी कंपाउंड कौन से हैं, बेंजीन, मींस एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग इसके क्या डिवाइड करेंगे
के रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा था और क्या उसमें अल्टरनेटिव जो बॉन्ड होते हैं वो उनका सपोर्ट क्या है, क्या क्या थ्योरीज उसके सपोर्ट में है, उसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, उसकी रेजोनेंस किस तरह से एक्सप्लेन की जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एरोमेटिक कैरेक्टर्स उसके कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आगे जाके बेंजीन की आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ जो एरोमेटिक कैरेक्टर हैं इसी में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद रह जाएगा उसका केमिकल पार्ट। तो बेंजीन जो है उसकी रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, जैसे नाइट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, आपके हेलोजन कैटेगरी के कंपाउंड जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, इन सब के साथ। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये आपकी एल्काइल हैलाइड के साथ CH3Cl है या CH3Br है, इनके साथ जो रिएक्शन है वो आपकी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाएंगी। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि जैसे जो बेंजीन है, ये नीचे आप देखिए, ठीक है, यहाँ जहाँ भी सारी चीज़ों पे क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। हालांकि हम डिनोट नहीं करते हैं तो ऑब्वियस होता है कि वो, इसका मतलब क्या होता है कि वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वहाँ पर, और वो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर के कोई दूसरा चीज़ आकर के जुड़ जाता है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई दूसरा कंपाउंड से आकर के जुड़ता है वो हाइड्रोजन हटने के बाद, तो वो रिएक्शंस कैसी सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस कहलाती हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी पे इसका क्या असर है, मैंने आपको बताया कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है बेंजीन की, इसलिए इनका सब्स्टिट्यूशन भी बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये पूरा अपने आप में एक सब टॉपिक है जिसे पूरा कवर किया जाएगा तभी आपकी समझ में आएगा। पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता है, और इसमें जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उनमें बेंजीन पे सपोज करो पहला जब कंपाउंड आता है, जो पहला कोई सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए यहाँ पे X आया, तो दूसरा जो आएगा वो इस वाले उस पर आएगा पोजीशन पर, या फिर इस पोजीशन पर आएगा, या फिर इस पोजीशन पर आएगा, या इस पोजीशन पर आएगा। किन पोजीशनों पे वो आएगा, वो किस तरह से डायरेक्टिव होता है, किस तरह से डिसाइड होता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। और सबसे पहले तो इसमें मोनो पढ़ेंगे, उसके बाद डाई है। हम लोगों के सिलेबस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो का मतलब है सिंगल, मोनो का मतलब क्या है आपका, सिंगल। तो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन्स कंपाउंड हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा अभी हम लोग सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपके दिमाग में एक आउटलाइन क्लियर होगा कि हमको पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, और उसकी एक रूपरेखा होगी। जब आप कॉपी रजिस्टर बनाएंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो सारा ये सिलेबस है इसे तोड़ तोड़ के पूरा लिख लीजिए एक टॉपिक वाइज, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लिमिटेशन ऑफ द फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे आपके बी में। ऊपर वाले में हो जाएंगे कौन कौन से एविडेंस हैं स्ट्रक्चर के, बेंजीन के, और बेंजीन के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी एविडेंस हैं, एनालिटिकल हैं, सिंथेटिक हैं, अदर एविडेंस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑर्बिटल पिक्चर को, रेजोनेंस का पूरा एक टॉपिक होगा, इस पर क्वेश्चन अलग आ जाएगा, रेजोनेंस इन बेंजीन पे आ जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर पर अलग क्वेश्चन आ जाएगा, हकल रूल अलग से पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसी तरह से बनते जाते हैं। नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन की पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगी। सल्फोनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे तो आना ही है, समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इसका। सब्स्टिट्यूशंस पे है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में आउटलाइंस क्लियर होंगी तभी आप इनको बेहतर तरीके से
पढ़ पाएंगे। और चूँकि हम लोग से शुरुआत कर रहे हैं इस यूनिट की, तो मैं भी थोड़ा सा अधिक समय देना चाहता हूँ आपको शुरुआत की चीज़ों में, जिससे आप एक बार फ्लो में आ पाएँ, और फिर जब आप फ्लो में आ जाएंगे तो इन सब चीज़ों को थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे। अब चौथा जो टॉपिक है, इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया थी पहली यूनिट को। 10 लेक्चर में आइडियली इसे कवर करना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक ख़त्म हो, लेक्चर आवर्स का लिमिटेशन नहीं है, बल्कि यह है कि आपको समझ में थोड़ा सही से आना चाहिए और आप हमारे साथ थोड़े जुड़ करके उस चीज़ को समझ पाएँ। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगला यूजेज, स्ट्रक्चर एंड यूजेज। इसमें क्या क्या यूज, DTT पढ़ेंगे हम, ठीक है, सैकरीन पढ़ेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये पढ़ेंगे, और क्लोरामाइन। ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक ही हैं पूरे के जिनको हम लोग पूरा एक नोट्स बना के दे देंगे, और सीधा नोट्स से ही आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सीधा एक बार रिवाइज करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ ज़्यादा नहीं है। चलिए, ये तो था आपका सिलेबस। सिलेबस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो सिर्फ इस बात का है कि एक तो आपको सिलेबस हमने समझाया ये पूरा, ठीक है, कि सिलेबस क्या क्या है। दूसरा जो आज का लेक्चर है उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का जनरल, जितना भी जनरल कंसीडरेशन है। देखिए, जब आप एक सारी चीज़ समझ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर जनरल कंसीडरेशन आज के चैप्टर में करेंगे। देखिए, हमारी ये कोशिश है, जो कि लॉकडाउन के कारण क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, बच्चे कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, क्लासेस देना भी ज़रूरी है। बच्चे भी बहुत दिनों से घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं, फ़ोन कर करके पूछते हैं सर क्लास कब से शुरू होगी हमारी। तो ये एक व्यवस्था है जिसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी भी आप में हमने सोचा क्या करें, तमाम सारे तरीके हैं पढ़ाने के डिजिटली, और हम लोग के लिए जो आसान चीज़ हो पा रही है वो हम लोग आपको दे पा रहे हैं। आप उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा इफेक्टिवली करिएगा। जो भी चीज़ें हैं उनको ये मत सोचिए ऐसा है या वैसा है, बल्कि ये करिए कि इससे हम अपने आप को और बेहतर निकाल क्या सकते हैं इस चीज़ से। और इसी भी आप में हमने ये बनाया, देखिए आधा हमने बोर्ड बना लिया है, आधे पे जो आपका नोट्स जिसे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिंपली, वो हमने यहाँ पे कर लिया। उसी को से एक रिलेटेड चीज़ हम लोग चलते रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करना है। तो आज के चैप्टर में तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका एक आउटलाइन आपके दिमाग में डेवलप हो जाए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर हमने लिया है। तो पहला तो हमने देखा आपको सिलेबस क्या था। अब हम लोग देखेंगे जनरल जो एरोमेटिक कंपाउंड और इनकी क्या, कहाँ से ये जनरेट हुए, क्या इनकी अब पीछे की थ्योरी रही है, तो कैसे हम आगे इन चीज़ों से जोड़ सकेंगे, और इसके जो बेसिक्स हैं जिन्हें लेकर के हमें आगे बढ़ना है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टर्म एरोमा है, अब तो एरोमा टर्म का उतना मतलब नहीं रह गया। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड रहते हैं जिन जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर अल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डेफिनेशन रहती है। तो अब इस देखिए, इस डेफिनेशन में आप एरोमा, जो एरोमा टर्म है इससे डराया हुआ है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमा का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स स्मेल। स्मेल कैसी, स्वीट, यानी कहें तो कैसी स्मेल, स्वीट स्मेल जो होती है जिन कंपाउंड्स में आता है उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा काम जो है कैकुले ने किया था। कौन से साइंटिस्ट थे ये, कैकुले। तो कैकुले ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया था, और उन्होंने ही एक्चुअली इसे जब इन्होंने देखा इस कंपाउंड को, तो इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आ रही थी। तो अच्छी सी स्मेल के लिए इन्होंने इसे एरोमा बोल दिया, ठीक है ना। जो फ्रेगरेंस आ रही थी
जो स्वीट स्मेल आ रही थी तो उन्होंने इसे एरोमा बोल दिया। और इस तरह के कंपाउंड जिनमें उन्हें स्वीट स्मेल लगी तो वो उन्होंने क्या कहा, एरोमेटिक कंपाउंड कहना शुरू किया। और देखा कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सॉरी ये पेन दब जाने के कारण जो है थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ओ कीप करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं। और ये क्या आ गया है मेरे भाई, डू यू वांट टू कीप इट। मुझे लग रहा है ये जो उसका ये फिर से नीचे चला गया है। ऐसे फिर से हम लोग फुल स्क्रीन में लेके आते हैं। स्लाइड शो में एक्चुअली था, वो स्लाइड शो चले गई, अब फिर से स्लाइड शो में ले आते हैं। व्यवधान के लिए हम खेत चाहेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। तो क्या है कि ये जो कंपाउंड थे वो कैसे कंपाउंड थे, एरोमेटिक कंपाउंड थे जिनके अंदर एक स्वीट स्मेल आ रही थी। अब जो नई डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड की, वो क्या कहती है, वो कहती है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो दोज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग उपलब्ध हो, उन कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये भी डेफिनेशन जो है पुरानी हो गई है। अब न्यू डेफिनेशन क्या है, दोज compounds which follow हकल रूल जो फॉलो करते हैं वो कंपाउंड जो है क्या कहलाते हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरीन्स भी बोलते हैं। तो सारे जो एरोमेटिक कंपाउंड की पूरी सीरीज है वो, इन्हें हम सिंपली क्या कह देते थे, एरीन्स। क्या कह देते हैं, एरीन्स कह देते हैं। तो एरीन्स का मतलब ही है क्या, कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। कहीं एरीन्स लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं उसमें कहते हैं कि दीज आर द एरीन्स, तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंड कि एरीन्स मीन्स हियर दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, चूंकि C6H6 होता है तो सिंपली ये होता, तो ये क्या हुआ आपका, कार्बन है और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका जो मुख्य सोर्स क्या है कि ये ज़मीन के अंदर जो कोयला होता है या जो कोलतार होता है, जो भी मिनरल्स ऑयल होते हैं, इनसे निकाला जाता है। ठीक है, उसका ज़्यादा डिटेल हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए इसके नेमिंग के IUPAC आपने पढ़े होंगे, IUPAC पहले भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर एक जरा सा भी एक इंट्रो आपको देंगे, जैसे एक रिफ्रेश आप हो जाए पुरानी चीज़ों से। तो ये जो मोनो सब्सटीट्यूटेड के लिए क्या है कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में वो करते हैं कि तो बेंजीन को तो हम सीधा रिंग के तौर पे लेते हैं। ठीक है, ये बेंजीन को यहाँ रिंग के तौर पे लिया और यहाँ पर जो कंपाउंड जुड़ा है उसे पहले लिया। तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन के लिए क्या टर्म किया हमने, ब्रोमो, और बेंजीन के लिए बेंजीन, तो ये क्या कहलाया आपका, ब्रोमोबेंजीन। ये जो कंपाउंड था जिसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ था तो ये क्या कहलाया, ब्रोमो। इसी तरह से क्लोरो जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरो जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका ये, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से नाइट्रो जुड़ा हुआ है
नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या हुआ आपका नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूटेड के तौर पे है यानी साइड चेन के तौर पे है, ये क्या है आपकी साइड चेन हमेशा कैसे ली जाती है प्रीफिक्स। यदि आप लोगों को प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं और रूट क्या होता है, ये चीज़ों की कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे जा कर के तमाम नोमेनक्लेचर के जो नीट वगैरह के पढ़े हुए वीडियो हैं उनको देख लीजिए, नहीं तो आप किसी भी सिंपल बुक से आप जा कर के पढ़ लीजिएगा तो आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो साइड चेन है ये क्या है CH2 CH3 है, तो ये क्या है इथाइल है, इथाइल है। और ये जुड़ा किससे है बेंजीन से, तो इथाइल क्या हुआ बेंजीन, ये क्या हुआ आपका इथाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमने ये लिखा हुआ है वो ये है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका कॉमन नाम ही पूरे कंपाउंड के तौर पे यूज होता है। जैसे ये कंपाउंड है जिसमें आप बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ये लगा हुआ है क्या मिथाइल ग्रुप, तो ऐसे तो ये क्या हुआ मिथाइल बेंजीन हो गया, मिथाइल ग्रुप है। लेकिन इसे मिथाइल बेंजीन के तौर पे पॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर किस नाम से है टोल्यूइन। ये किस नाम से पॉपुलर है टोल्यूइन। तो ये वाला कंपाउंड जो यहाँ पे हमने बना रखा है ये देखिए क्या है ये टोल्यूइन है। तो ये जो टोल्यूइन है ये जब बेंजीन के ऊपर एक मोनो सब्स्टिट्यूशन रहता है किसका CH3 का तो ये टोल्यूइन कहलाता है। तो इसी तरह से जब इसके ऊपर एक OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड क्या बनाता है फिनॉल। क्या बनाता है ये फिनॉल। ये देखिए ये क्या है आपका फिनॉल बना रहा है। यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ है O और ये पूरी बेंजीन है। अब यहाँ पे इसी तरह से NH2 जब जुड़ा होता है, जब NH2 जुड़ा होता है तो बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है एनिलीन। ठीक है, तो अब कहीं NH2 जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो ये जैसे एमाइन बेंजीन नहीं बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो NH3 अमोनिया है, NH2 एमाइन हो गया, तो एमाइन बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे एनिलीन। OH जब जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे फिनॉल। जब CH3 जुड़ा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे टोल्यूइन। चलिए कुछ और भी एक आध हैं तो उनको देखते हैं। ठीक है, और ये देखिए कितना पॉपुलर है बेंजोइक एसिड। चाउमीन और सब में जो खट्टापन आपको मिलता है वो इसी बेंजोइक एसिड के कारण ही मिलता है। बेंजोइक एसिड जो है खाने में खट्टेपन के लिए, और सबसे अच्छा ये प्रिजर्वेटिव बहुत अच्छा होता है और प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी दवाओं में और बहुत सारे फूड आइटम्स के अंदर ये यूज होता है। अचार पिकल्स वगैरह जितने भी हैं जो कॉमर्शियली डेवलप किए जाते हैं उनके अंदर बेंजोइक एसिड जो है वो किसके तौर पे यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या है कि ये जब COOH ग्रुप बेंजीन से जुड़ा होता है तो ये क्या बन जाता है आपका बेंजोइक एसिड। ये देखिए बेटा ये चैप्टर जो है वो बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है पूरे एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए। जब इसे आप सही से पढ़ पाएंगे तभी आप जो है आगे के जो चैप्टर हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, यूनिट फर्स्ट है यूनिट सेकंड है और आगे की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं इनको आप बहुत ध्यान से समझिए और इसे इग्नोर मत करिए। मैं सोचिए तो सारा सिलेबस में दिए नहीं कुछ यहाँ आ कहाँ से गए। तो ये सारा सिलेबस में ज़रूर नहीं है लेकिन ये उस सिलेबस को पढ़ने के लिए बहुत एसेंशियल टूल्स हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए कुछ बेंजीन की एज ए साइड चेन होता है तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है। ठीक है, ये और यहाँ पे मान लीजिए किसी दूसरे उससे हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, किसी कंपाउंड से जोड़ेंगे। जब ये मेन चेन होकर के साइड चेन यूज की जाती है तो ये क्या कहलाती है फिनाइल। ध्यान रखो जब ये साइड चेन के तौर पे यूज की जाती है तब ये क्या कहलाती है फिनाइल। जैसे एग्जाम्पल देखो ये वाला कि ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे कलर हम लोग जो है फिर से रेड ले लेते हैं
लग रहा है इसमें अरे भाई चलो शायद येलो उतना अच्छा इस पर ना आ पा रहा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे चेंज किया हूँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये CH2OH है। तो CH2OH जब लगा हुआ है तो ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। जब बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन वो हो जाएगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये फिर कैसे हो जाएगा, साइड चेन। तो यहाँ पे ये साइड चेन है 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, तो ये 2 फिनाइल, तो ये क्या हुआ आपका 2 फिनाइल एथेनॉल। ये क्या हुआ आपका 2 फिनाइल एथेनॉल बन गया है। जब कब, जब इस बेंजीन के से CH2OH बना था, तो ये मेन रिंग हुई। तो ये कैसा हुआ आपका, ये टेकन एज साइड चेन। ठीक है, जब ये साइड चेन के तौर पे लिया गया तो साइड के तौर पे क्या कहलाएगा, फिनाइल कहलाएगा। साइड चेन के तौर पे जब ये रहेगा तो क्या कहलाएगा, फिनाइल। लेकिन जब साइड चेन के ऊपर ये CH2 इतना पूरा जब लिया जाता है, ठीक है ना, इतना जब पूरा लिया जाता है तो ये क्या कहलाता है आपका, बेंजाइल। क्या कहलाता है, बेंजाइल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको C6H5CH2 डैश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। कई जगह बुक में आपको PHCH2 मिल जाएगा तो भी उसका मतलब है। कई जगह 5CH2, 5 का मतलब ये जो है, कई जगह बुक में बेंजीन, इसका मतलब क्या है, बेंजीन है। ये CH3 दिया है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, टोल्यून हो गया। ये C6H5 को PH या फिर 5 की द्वारा भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेंजाइल के तौर पे होता है। ये तमाम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं जो, अब एक और चीज़ होते हैं कि अब डाई सब्स्टिट्यूशन है, तब हम इन जो पोजीशंस हैं उनको क्या पहचानेंगे। देखिए, जब बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, जब बेंजीन पर कुछ भी नहीं है, तो चाहे हम यहाँ पर कुछ जोड़ें, ठीक है, या फिर यहाँ पर जोड़ें, या फिर यहाँ जोड़ें, या यहाँ जोड़ें, या यहाँ जोड़ें, ये आइडेंटिकली तो हैं। इस पोजीशन पे जोड़ें या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, कुछ कहीं भी जोड़ें तो एक ही जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ जोड़ें या फिर हम यहाँ पर जोड़ें या फिर हम यहाँ पर जोड़ें, तो एक ही तो जुड़ा है। जब एक जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मोनो। तो जब मोनो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि वो दूसरा ग्रुप आ रहा है तो पहले के कंपैरिजन में होता है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखो, एक सेकंड बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, एक ये पहले से जुड़ा हुआ था। तो अब इसके बाद जब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप समझ लीजिए, ज़्यादातर बच्चे से जानते होंगे, जो बच्चे नहीं है तो रिवाइज कर लें। और जब मान लीजिए एक पोजीशन हमने कोई यहाँ पे एक्स कर दी, तो उसके आने के बाद इस पोजीशन से ही काउंटिंग शुरू होगी। तो इसके बाद एक पोजीशन ये हुई, फिर ठीक है एक पोजीशन ये हो गई। तो जब ये जस्ट नियरेंट होगा तो इसकी ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, जहाँ जुड़ा हुआ है उसके जस्ट इधर और जस्ट पास वाली पहले, तो वो आपकी है कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। और इन्हें डिनोट करते ओ से भी करते हैं, ठीक है, डिनोट। और इस पोजीशन से जो तीसरी पोजीशन है, यानी इसे आपको 1 इसकी पोजीशन देंगे तो दूसरी पोजीशन क्या हो जाएगी, तीसरी, इसकी तो 1 2 पोजीशन कहलाती है। और यदि देखिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है और ये x है और यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगला जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, 3, तो इसे 1 3 पोजीशन कहेंगे। और ये क्या कहलाता है, मेटा। ये क्या कहलाता है, मेटा। और इसे डिनोट किससे करते हैं, m से।
अब यदि ये चौथी पोजीशन पे जा रहा है तो बहुत ही पॉपुलर पोजीशन है ऑर्थो, ठीक अपोजिट में होगी। ठीक है, तो ये एक पोजीशन थी, ये 2 3 और फिर यहाँ पे सीधी आएगी, वो कौन सी आएगी, चौथी पोजीशन होगी। और यहाँ ये पोजीशन क्या कहलाएगी आपकी, पैरा। ठीक है, इसे पी से इस तरह से डिनोट करते हैं, ये पैरा पोजीशन है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई हुई है कि जो पहली पोजीशन है वो कौन सी है, ऑर्थो। ये थर्ड पे जो है वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, मेटा। और ये हैं, इसी तरह इनके नाम हो गए। जैसे मान लीजिए एक ब्रोमीन जुड़ा था और दूसरा ब्रोमीन फिर हम जुड़ रहे हैं, यदि वो जस्ट पास में जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन, तो ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगी। अब ये देखो एम डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन, अब ये ब्रोमो डाई यहाँ पे भी होगा, डाई एंड ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे हो गया है। यहाँ मेटा पे तो मेटा डाई ब्रोमो है, और पैरा पे तो पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन है। ठीक है, ये इस तरह से इनकी नोमेनक्लेचर हो गया है। जब ये 1 3 पे है तो मेटा, 1 4 पे है तो पैरा, और फर्स्ट के बाद जस्ट सेकंड पोजीशन पे है तो ऑर्थो। यदि ये अलग अलग दूसरे नाम होते तो हम अलग अलग कर देते। अब देखिए, लेकिन एक दूसरी चीज़, ये पूरा क्या है, मैंने बताया था आपको टोल्यून, तो यहाँ पर ये पहली पोजीशन तो इसी की आ गई, दूसरी पोजीशन क्लोरो की है तो यहाँ पे 2 क्लोरो टोल्यून, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है तो मेटा क्लोरो टोल्यून, और यहाँ पे चौथे पे जुड़ा हुआ है तो पैरा क्लोरो टोल्यून। और ये आप पढ़ लीजिएगा क्या है कि व्हेन ए कॉमन नेम इज यूज्ड विद द सब्स्टिट्यूएंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेम। ठीक है ना, वही चीज़ है जो हमने आपको पहले बताई थी। काफ़ी लंबा लेक्चर होता जा रहा है और मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं थोड़ा जल्दी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जल्दी भागने में हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास इस बात में है कि आप थोड़ा सा उसको समझ पाएँ बच्चों। ठीक है, तो सॉरी फॉर देट कि मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, और अपेक्षा करूँगा आप भी थोड़ा समय दें इसको, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें थोड़ा सतह तक जा पाएँ। बहुत सुपरफिशियल ऊपर रहेंगी तो उतनी तेज़ी से वो वॉश आउट भी हो जाएंगे। और वैसे ही केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, ऐसे कुछ दिन न देखो तो सब साफ हो जाता है, इसलिए लगातार इसकी प्रैक्टिस में रहना और बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो बहुत आसान सब्जेक्ट भी है, बहुत जल्दी आता भी है, जितनी जल्दी जाता है उतनी जल्दी सही से बैठोगे तो आता भी तो है। अब इसमें के बाद जो है कि नेमिंग ऑफ द पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। मान लीजिए हमारे पास अभी हमने डाई सब्स्टिट्यूट पढ़े, डाई का मतलब 2 है, अब 2 से ज़्यादा भी कंपाउंड है तो उनकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर कंडीशन में जो रूल हैं वो हम लोग क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज उनको नंबरिंग करते हैं। तो एक कोई सब्स्टिट्यूशन है उसको हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं, वो उसको पहली पोजीशन दे देते हैं, फिर दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, फिर इसकी चौथी, फिर इसकी 5वीं और उसके बाद इसकी 6वीं पोजीशन है। ठीक है, अब हम इसको एक पोजीशन ऐसे भी बना सकते थे, कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, इसमें क्या बनाया हुआ है हमने कि इसमें हमने बनाया हुआ है कि 1 ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो इसमें हम कैसे कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, रॉन्ग है, क्लॉकवाइज कैसा है आपका, सही है। तो अब 1 2 3 फिर चाहे यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है, इस पे जुड़ा हुआ, उस तरह से नंबरिंग खरीद कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक Cl है, ठीक है, और ये चौथी पे कोई Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी इसको Cl ही लेते हैं, तो 1 2 3 हो गए। तो एक पोजीशन टॉप वाली को हमने यहाँ पे कर लिया, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज उसे किया, तो ये पहली पोजीशन पे तो 1, फिर कौन सी पोजीशन पे 2 पर, फिर कॉमा लगा के कौन सी पोजीशन है 4 डैश। अब कितने क्लोरीन है, 3 है, तो 3 के लिए क्या हो गया, ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से अब देखिए, ये मैंने कहा था ये पूरा जो है एक कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या था, टोल्यून। तो टोल्यून तो एक ही है। अब इससे जुड़े हुए हैं NO2, तो NO2 कहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
2 पोजीशन पे एक कहाँ जुड़ा हुआ है, 4 पोजीशन पे एक कहाँ जुड़ा हुआ है, 6 पोजीशन है। तो इसे हमने 1 दिया, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसके बाद 5, इसे 6। तो ये क्या हुआ 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोल्यून। इसी तरह से इसका पूरा नाम क्या है, फिनॉल। तो ये पूरा क्या हुआ, फिनॉल मेन कंपाउंड। अब साइड में 3 ब्रोमाइड हो गए तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसी तरह से और भी नाइट्रोजन है, ठीक है, दिए गए हैं 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो टोल्यून, ये सारे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए इसमें ऑर्डर एक ही थे, इसमें ब्रोमो पहले आया फिर नाइट्रो। तो ये अल्फ़ा वेट के हिसाब से जो नाम आते हैं उनको पहले लिख देते हैं, ठीक है। बी पहले आया तो बी पहले लिख दिया, एन बाद में आया तो उसके बाद लिख दिया, बाकी पूरा टोल्यून हो गया। चलिए, तो ये था। इसके बाद कुछ और एक आध कंपाउंड है जिनकी आप याद रखिएगा। इनकी देखिए नंबरिंग का थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे इनको रखा है कि नंबरिंग का रूल उस तरह से भी होता है कि जैसे किसी साइंटिस्ट ने जिस चीज़ पे काम किया और उसने उसी तरह का नोमेनक्लेचर ऐसा दे दिया तो फिर वही एक ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, हमें उसी तरह से करना हो पता है। और ये आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री जितनी आप फार्मेसी में पढ़ेंगे उसमें ये कंपाउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। ये एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नेफ्थलीन, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनकी नंबरिंग का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसी मैंने नंबरिंग की है आप उसी तरह की नंबरिंग यहाँ पर करें। बस यही लास्ट और अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो मेन जो टॉपिक है उस पर आएंगे अगले चैप्टर में, जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के ABCD जो हमने अभी सिलेबस में देखा था उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए एक यहीं से पहली नंबरिंग करेंगे। रिंग तो इसमें अपने आप होगी, हम रूल इसलिए बना देते हैं कि ये कम जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं रेजोनेंस के लिए, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। दूसरी पोजीशन यहाँ होगी, तीसरी पोजीशन यहाँ होगी, चौथी पोजीशन यहाँ होगी। तो बीच वाली पोजीशन को कोई नंबर नहीं देते हैं, ध्यान रखना। फिर आगे नोट्स पे ही फिर आते हैं 5वां, फिर इसे 6वां, फिर इसे 7वां, फिर ये 8वां, ठीक है। तो ये आपका क्या है, NAPA नेफ्थलीन, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है, पैड से थोड़ा सा आपको एडजस्ट करेंगे। ये पेन नहीं है, कॉपी पेन पर नहीं लिख करके हमको राइटिंग पैड से लिख रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगले में आप यहीं देखिएगा एक और बना करके देखते हैं 3 रिंग वाला, उसमें भी हमको नोट्स ही लेके चलने हैं। और उसमें देखिए बीच वाला किस तरह से छूटता है और कैसे साइड पे पहले हम लोग भरते हैं, उसके बाद फिर बीच में आते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4। अब ये लगता है यहाँ से 5वां होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5वां नहीं, सबसे बाहर आ गए। फिर 5, 6, 7, 8, फिर इसे 9 और फिर इसे 10। तो ये नंबरिंग आप याद देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये क्या है आपका एंथ्रासीन, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यही बना देते हैं, इसकी नंबरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप जितने भी ओपियोइड ग्रुप के पढ़ेंगे, यानी अफीम वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे, तो उसमें यही वाली रिंग होती है अफीम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका नंबरिंग जो है अब देखिए कहाँ से हो रही है, 1, 2, 3, 4 के बाद सीधी यहाँ पे गई 5, फिर क्या आई 6, फिर 7, ठीक है। 7 के बाद क्या है ये 8 के बाद फिर 9 कहाँ पे आया, यहाँ 9, फिर 10, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग होगी और इनको नंबरिंग AB को अलग से देंगे। तो ये थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको नोट्स मिलेगा, उसमें भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। नोट्स हमारे जो है वो मैं अपने कॉलेज का जो ऐप है उस पर भी डाल देंगे, इसे मैं यूट्यूब पे भी पब्लिश कर दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके लिंक दे सकते हो। और हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी हम इसे डालेंगे, www.pkyacademy.com, ठीक है। इसे फिर से देख लीजिए क्या है, www.pkyacademy.com,
pky.com। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बच्चों, और इतना पेशेंस से देना, आपने लास्ट तक देखा होगा तो हमारा धन्यवाद भी आप ले पाएंगे। और चूँकि मेरा तरीका अपना ऐसा ही है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँ, चूँकि सामने जब बच्चे रहते हैं तो इन्फ्लुएंस अलग तरीके का रहता है। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, अकेले बैठ कर के रूम के अंदर में ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अनयूजुअल या थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप का तो होता ही है ये बनाना। तो उसमें कुछ चीज़ें उतना ज़्यादा फ्लो में नहीं निकल पाती हैं जितनी कि निकलनी चाहिए। फिर भी हमने एक कोशिश की है और आगे ये कोशिश जारी रखेंगे। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये, और यदि अच्छा लगेगा तो हम आगे और कंटिन्यू रखेंगे वीडियोस। चलिए, थैंक यू सो मच।